हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल आंटी ठीक है? घर वाले घर वाली ठीक है तुम्हारे? चलो आज कुछ अंदर की बात करते हैं। तुम्हें आज अंदर की बात बताऊं? पर यार बता ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे? प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। सीएमएसएल में 5 नंबर का चैप्टर बहुत इजीली आ सकता है। शॉर्ट नोट आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का फुल फ्लेज। तो इस चैप्टर को आज हम एकदम अपनी नसों में जो है वो बसा लेने वाले हैं। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग। चैप्टर का नाम क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग या मैं बोलूं प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अरे भाई साहब, या मैं क्या बोलूं मेरे बच्चे? प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। आइए सुनना, व्हाट इज प्रोहिबिशन? कि एकदम मना है, राइट। एंड व्हाट इज इनसाइडर? मतलब पता लग रहा है कोई अंदर का बंदा। और ट्रेडिंग मतलब कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग। सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं तो इफ यू आर कनेक्टेड विद द कंपनी और तुम एक ऐसी पोजीशन पे हो जहां पे तुम्हारे पास कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन है, तो तुम उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा करके उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कंपनी की सिक्योरिटीज में ट्रेड नहीं कर सकते। यही तो केस है ना, कि अगर मान लो आई एम द इनसाइडर, आई हैव एन इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, सो आई कैन नॉट ट्रेड बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन। अब सवाल आता है कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन? वो कह रहा हर इंफॉर्मेशन इसमें कवर्ड नहीं है। इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन कवर्ड है? उपसी कवर्ड। अरे भाई साहब, इसमें उपसी कवर्ड है। क्या कवर्ड है मेरे बच्चे? उपसी। उपसी माने अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब अगर मेरे पास उपसी, अगर मेरे पास उपसी है, सो आई कैन नॉट ट्रेड बेस्ड ऑन दैट उपसी इन अ अनफेयर मैनर। अच्छा, अब आपने बोला मैम व्हाट इज अनपब्लिश्ड? विच इज नॉट नोन टू पब्लिक, जो कि अभी सिर्फ आपके पास है। नोट नोन टू पब्लिक, क्योंकि अगर वो पूरी पब्लिक के पास होती तो वो पब्लिश्ड होती। और कोई इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड है, उसका फायदा सब उठा रहे, तुम भी उठाओ। तुम नहीं उठा रहे तो तुम पागल हो। समझो मेरी बात। कोई इंफॉर्मेशन अनपब्लिश्ड है तभी उसका फायदा उठाना गलत बात है ना। अच्छा, ऐसी वैसी इंफॉर्मेशन नहीं, प्राइस सेंसिटिव है। मतलब अगर वो इंफॉर्मेशन बाहर आ गई तो वो कंपनी की सिक्योरिटीज का जो प्राइस है उसे या तो बढ़ा देगी या तो कम कर देगी। मींस दैट इंफॉर्मेशन इज सेंसिटिव टू प्राइस। तभी तो ट्रेड करने से फायदा नहीं नुकसान होगा ना। अब आज मुझे पता है कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स बहुत तगड़े आए और ये बात किसी को नहीं पता। कल को अगर ये बात बाहर आएगी तो क्या कंपनी की सिक्योरिटीज का प्राइस ऊपर जाएगा? यस। और अगर मैं इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आज ट्रेड करती हूं, आज एक शेयर 100 रुपए का है, कल वो इंफॉर्मेशन बाहर आएगी वो शेयर हो सकता है 150 का हो जाए, तो मेरे को श्योर शॉर्ट एक शेयर पे 50 रुपए का फायदा हो रहा है। तो मतलब क्या है कि मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है विच इज प्राइस सेंसिटिव। तो लॉ मेकर ना मेरे को 2 कामों से मना करता है। समझो, लॉ मेकर मेरे को 2 कामों से मना करता है। उपसी है ना तेरे पास, तो तू 2 काम नहीं कर सकते। एक रेगुलेशन 3 में लिखी हुई है बात और एक बात लिखी हुई है रेगुलेशन 4 में। मैंने बोला क्या नहीं कर सकती बता। कहता तू उस उपसी को किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकती। मतलब इधर है ना, ऐसे जैसे ऐसे मैं ये नहीं बोल सकती इधर आओ कान लेकर आओ, तुम्हें पता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे आए हैं, तुम्हें पता है कंपनी का डिविडेंड आया है। मैं ऐसे नहीं कर सकती। समझो, आई कैन नॉट कम्युनिकेट दैट इंफॉर्मेशन टू यू, आई कैन नॉट पास ऑन दैट इंफॉर्मेशन टू यू। एंड ऑल्सो मुझे लगता है तुम्हारे पास उपसी है, मैं तुम्हें बोल रही हूं प्लीज बता देना विकी प्लीज, विकी प्लीज। मैं ऐसे भी नहीं कर सकती। मतलब आई कैन नॉट कम्युनिकेट दैट उपसी एंड ऑल्सो आई कैन नॉट प्रोक्यूर दैट उपसी।
ना मैं आपको कम्युनिकेट कर सकती हूँ, ना मैं आपसे वो इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ। रेगुलेशन 4 कहता है आप उस उपसी के बेस पे ट्रेड नहीं कर सकते। अच्छा, मेक सेंस राइट। रेगुलेशन 3 भी पूरी सेंस बना रहा है, रेगुलेशन 4 भी पूरी सेंस बना रहा है। रेगुलेशन 3 ये बात कह रहा है कि तुम उस उपसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तुम उपसी को प्रोक्यूर नहीं कर सकते, और रेगुलेशन 4 बोल रहा है तुम उपसी के बेस पर ट्रेड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली रेगुलेशन 3 की भी कुछ एक्सेप्शंस है मेरे बच्चे, एंड रेगुलेशन 4 की भी कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन इन एक्सेप्शन से पहले कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं। अच्छा, डेफिनेशन डेफिनेशन जैसे कि भाई इनसाइडर कौन होता है, फिर एक डेफिनेशन आती है कनेक्टेड पर्सन कौन होता है, फिर उसके बाद एक डेफिनेशन आती है डीम्ड कनेक्टेड पर्सन, वो कौन होता है, एंड उसके बाद एक आती है कंप्लायंस ऑफिसर, वो कौन होता है। तो ये चारों डेफिनेशंस पढ़ते हैं पहले, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 4, रेगुलेशन 5, रेगुलेशन 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोजर से डील करती है। आइए, अब वो कह रहा है इनसाइडर कौन होता है। समझो, इनसाइडर वो होता है जिसके पास, समझो, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास उपसी है, जिसके पास उपसी है कि भाई तुम्हें अगर मेरी जिंदगी के राज पता है तो तुम इनसाइडर हुए ना मेरी लाइफ के। या तो एक ऐसा पर्सन जो कि कनेक्टेड है, जो कि क्या है मेरे बच्चे, कनेक्टेड है। एग्जाम्पल मानते हैं, मान लो मेरी सिस्टर है, तुम उसे मेरा कनेक्टेड पर्सन मानोगे। अच्छा, उसको मेरे बारे में कुछ पता हो या नहीं, तुम मानते हो कि उसको मेरी लाइफ के बारे में पता है। क्यों? क्योंकि वो मेरी कनेक्टेड पर्सन है। या फिर कोई ऐसा बंदा जिसके पास मेरी क्या है, उपसी। इन दोनों को क्या मानते हैं, इनसाइडर। क्या मानते हैं, इनसाइडर। तो फटाफट से इनसाइडर की डेफिनेशन के दो पहलू है। सबसे पहला, तुम कनेक्टेड पर्सन हो या कोई ऐसा पर्सन जिसके पास क्या है, उपसी। एक बार याद हो गया, फटाफट से याद करते जाओ मेरे बच्चे। इनसाइडर कौन है? इनसाइडर एक कनेक्टेड पर्सन है या फिर एक ऐसा पर्सन जिसके पास उपसी है। मैम समझ आ गया, एक ऐसा पर्सन जिसके पास उपसी है वो इनसाइडर है, मेक सेंस। बट व्हाट इज कनेक्टेड पर्सन? तो अब हम ये पढ़ते हैं कि भाई कनेक्टेड पर्सन क्या होता है। समझो मेरी बात। आइए, इसके लिए एक बार लेट्स मूव टू द मॉड्यूल, राइट। ICSI कहाँ गया, आजा ICSI अपना मॉड्यूल खोलते हैं, सो दैट हमारा वन शॉट जब मॉड्यूल से होता है तो आपके रिवीजन भी मॉड्यूल से हो रही है, तो आपको दोबारा भी मॉड्यूल पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, राइट। आइए, स्टडी मटेरियल एग्जीक्यूटिव में हो ना तुम, CMSL पढ़ रहे हो मेरे बच्चों, कुछ की आ जाओ, पेज पे ले चलती हूँ 400 पे, ठीक है ना। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, इसके अगला चैप्टर ये। आइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कनेक्टेड पर्सन कौन होता है। वो कह रहा देख, कनेक्टेड पर्सन के मेरे बच्चे 3 पहलू हैं। कनेक्टेड पर्सन के कितने पहलू हैं? 3। आपको कुछ इसमें से रिपीटेशन भी लग सकती है। समझो, पहला तो अगर आप मेरे से 6 महीने से किसी भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में अटैच हो तो आप मेरे क्या हो, कनेक्टेड पर्सन। आप मेरे एम्प्लॉय हो, आप मेरे डायरेक्टर हो, आप मेरे वेंडर हो, आप मेरे सप्लायर हो, आप मेरे क्या हो, कनेक्टेड पर्सन। या हम किसी भी इस तरीके से कनेक्टेड थे कि आपके पास उपसी है तो आप मेरे कनेक्टेड पर्सन हो। मतलब सबसे पहला, अगर पिछले 6 महीने में आप मेरे से एसोसिएटेड रहे हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मान लो आप कंपनी के ऑडिटर रहे, तो क्या आपको कनेक्टेड पर्सन मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। उसके बाद, इन एनी कैपेसिटी आपका मुझसे फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन है, मतलब आप मेरे एम्प्लॉय हो, आप मेरे कुछ भी हो, राइट। आपका मेरे से फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन है, मतलब मैं लिख दूं सप्लायर है, वेंडर है, कनेक्टेड पर्सन हो। आप मेरे डायरेक्टर हो, मेरे ऑफिसर हो, मेरे एम्प्लॉय हो, या कोई ऐसी पोजीशन होल्ड करते हो, चाहे वो टेम्परेरी ही क्यों ना हो, जिससे आपका और मेरा रिश्ता बनता है और जिसका आपके पास एक राइट आता है कि आपके पास उपसी हो सकती है, तो आप मेरे क्या हो, मेरे बच्चे, कनेक्टेड पर्सन। एक बार दोबारा, कनेक्टेड पर्सन कौन है? या तो पिछले 6 महीने में आप मेरे से एसोसिएटेड रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या तो आपका और मेरा फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन है, या आप मेरे एम्प्लॉय हो, ऑफिसर हो,
या हमारा कोई भी ऐसा रिश्ता है, चाहे टेम्परेरी बट हमारा रिश्ता है, राइट, हमारा क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप है, दैट अलाउज सच पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेस टू उपसी, एंड इन सब की वजह से उस बंदे के पास क्या आ सकती है, उपसी। तो वो क्या मानोगे आप उसे, कनेक्टेड पर्सन। क्या मानोगे मेरे बच्चे, कनेक्टेड पर्सन। तो अगर मैं लिखूं ना, तो कनेक्टेड पर्सन के समझो 3 पहलू है। कितने पहलू है मेरे बच्चे, 3 पहलू है। सबसे पहला तो देखो, लास्ट 6 मंथ्स में आप कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो। आप कंपनी के साथ क्या हो मेरे बच्चे, एसोसिएटेड। अच्छा, एसोसिएटेड चाहे आप डायरेक्टली हो चाहे आप इनडायरेक्टली हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट आप एसोसिएटेड हो, ठीक है जी। आपका कंपनी के साथ ना फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन है, मतलब आप कंपनी के साथ फिड्यूशियरी कैपेसिटी में, प्रोफेशनल कैपेसिटी में फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। या फिर आप कंपनी के डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो, एम्प्लॉय हो, एंड इन सब की वजह से आपके पास क्या आती है, उपसी। तो आप क्या हो मेरे बच्चे, कनेक्टेड पर्सन। आप क्या हो, कनेक्टेड पर्सन। क्लियर है। अब 2 डेफिनेशन आती हैं, एक आती है कनेक्टेड पर्सन, एक आती है डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। अच्छा, व्हाट इज कनेक्टेड पर्सन, कि ये लोग कनेक्टेड पर्सन है। व्हाट आर डीम्ड कनेक्टेड पर्सन, कि मानो या ना मानो, मान लिया जाएगा कि तुम कनेक्टेड हो, समझो, तुम हो या नहीं हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हम मान लेंगे कि तुम हो, हम मान लेंगे कि तुम हो, दैट इज पर्सन डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन। अच्छा, डीम्ड क्या है, अब कनेक्टेड पर्सन के जो इमीडिएट रिलेटिव है। अच्छा, इमीडिएट रिलेटिव मतलब तुम्हारे मम्मी, तुम्हारी पापा, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा वाइफ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे हस्बैंड के बच्चे, तुम्हारे वाइफ के बच्चे, ये क्या है, इमीडिएट रिलेटिव। ये क्या है, इमीडिएट रिलेटिव। अगर कनेक्टेड पर्सन के इमीडिएट रिलेटिव हो, हम मान लेंगे कि तुम डीम्ड कनेक्टेड हो। अब कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, मान लेंगे वो डीम्ड कनेक्टेड है। कंपनी को कोई इंटरमीडियरी है, मान लेंगे वो डीम्ड कनेक्टेड है। कंपनी की कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके ट्रस्टी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके एम्प्लॉय और डायरेक्टर को डीम्ड कनेक्टेड मान लेंगे। कंपनी जिस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो क्लियरिंग हाउस का काम करती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ऑफिशियल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग हाउस, इसे डीम्ड कनेक्टेड मान लेंगे। अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ अ म्यूचुअल फंड, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी में आके इन्वेस्ट कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी और अ म्यूचुअल फंड, और उनका एम्प्लॉय, इसे कनेक्टेड, डीम्ड कनेक्टेड मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसे आपका डीम्ड कनेक्टेड पर्सन मान लिया जाएगा। मेंबर और डायरेक्टर ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कंपनी को लोन दे रही है, उसे डीम्ड कनेक्शन मान लिया जाएगा। बैंकर ऑफ द कंपनी, डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। एनी कंसर्न फर्म, ट्रस्ट, ये एचयूएफ या कोई भी कंपनी या एसोसिएशन जिसमें हमारी कंपनी के डायरेक्टर का या उसकी इमीडिएट रिलेटिव का या कंपनी के बैंकर का मोर देन 10% इंटरेस्ट है, उसे भी क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड कनेक्टेड। क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड कनेक्टेड। मैम ये सारे याद करने हैं, देखो सारे हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ तो याद कर लो, सो दैट अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डीम्ड कनेक्टेड पर्सन पे नोट लिखो तो आप कुछ तो लिख सको, राइट। एक शॉर्ट नोट आ सकता है कि डीम्ड कनेक्टेड पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो देखो याद करने का इजी तरीका है, एक बार याद करो मेरे साथ। देखो आपको क्लास में इनसाइडर ट्रेडिंग कराया हुआ है, क्लास में आपने नहीं भी किया हुआ तो यहाँ मैं इस तरीके से करा रही हूँ कि आपको समझ आ जाएगा, बट मेरे साथ जितना रिपीट करोगे उतना आपके लिए बेटर है, राइट। देखो कनेक्टेड पर्सन कौन है, एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट 6 मंथ्स में आप एसोसिएटेड हो कंपनी के, कंपनी से आपका फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन है, तुम ऑफिसर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय हो, सिंपल सी बात, एंड आपके पास उपसी आ सकती है, तो आप कनेक्टेड पर्सन हो। इनसाइडर कौन है, एक कनेक्टेड पर्सन या एक ऐसा पर्सन जिसके पास उपसी है। चलो जी ठीक है। अच्छा, अब ऐसे पर्सन जिनको आप कनेक्टेड मान लोगे, अच्छा कनेक्टेड पर्सन के इमीडिएट रिलेटिव कनेक्टेड है, देखते हैं कितने याद है। कनेक्टेड पर्सन के इमीडिएट रिलेटिव कनेक्टेड है, कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कनेक्टेड है। अच्छा जी, उसके बाद एक ऐसी कोई भी फर्म, एक ऐसी एचयूएफ, एक ऐसी कंपनी जिसमें मेरे डायरेक्टर का, जिसमें मेरे बैंकर ने मोर देन 10% इंटरेस्ट होल्ड करा है, वो मेरी डीम्ड कनेक्टेड पर्सन हो गई। अच्छा, कंपनी का बैंकर कंपनी का डीम्ड कनेक्टेड पर्सन है, कंपनी का इंटरमीडियरी कंपनी का डीम्ड कनेक्टेड पर्सन है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट कंपनी के ट्रस्टी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके एम्प्लॉय,
आपके कनेक्टेड पर्सन है। उसके बाद कोई पीएफआई कंपनी को लोन दे रहा है, वो पीएफआई, उस पीएफआई के एम्प्लॉय कनेक्टेड पर्सन है, चलो जी ठीक है। एक स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिशियल जो एक्ट कर रहा है एज अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, वो आपका डीम्ड कनेक्टेड है। म्यूचुअल फंड का मेंबर, म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी आपका कनेक्टेड पर्सन है। और ऑफ एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन है? आपके डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। मतलब मानो या ना मानो, आपको इनको कनेक्टेड पर्सन मानना पड़ेगा। एक बार दोबारा, इमीडिएट रिलेटिव ऑफ कनेक्टेड पर्सन, कंपनी की होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी कंपनी की कनेक्टेड पर्सन मान लिया जाएगा। कंपनी के बैंकर को कंपनी का कनेक्टेड पर्सन मान लिया जाएगा। कोई भी एक ऐसी फर्म, ऐसी एचयूएफ, ऐसी एसोसिएशन, ऐसी कंपनी जिसमें कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का बैंकर या कंपनी के जो डायरेक्टर है उसका इमीडिएट रिलेटिव होल्ड कर रहा है 10% से ज्यादा इंटरेस्ट, उसे कंपनी की इमीडिएट, कंपनी का डीम्ड कनेक्टेड मान लिया जाएगा। उसके बाद कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कंपनी की डीम्ड कनेक्टेड मान लिया जाएगा। म्यूचुअल फंड है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके ट्रस्टी को डीम्ड कनेक्टेड मान लिया जाएगा। कंपनी को कोई पीएफआई लोन दे रही है, राइट, उस पीएफआई के मेंबर ऑफ बोर्ड को, मतलब उस पीएफआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कनेक्टेड पर्सन मान लिया जाएगा। कोई इंप्लॉय है या कोई ऑफिसर है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कंपनी का डीम्ड कनेक्टेड मान लिया जाएगा। तो समझो, कोई स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस जैसा फंक्शन कर रहा है, उस स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिसर एम्प्लॉय कंपनी का डीम्ड कनेक्टेड मान लिया जाएगा। सिंपल, क्या यहां तक क्लियर है? उसके बाद आ जाओ रेगुलेशन 3। रेगुलेशन 3 क्या बोलती है मेरे बच्चे? रेगुलेशन 3 ये बात बोलती है कि आप ना तो कम्युनिकेट कर सकते हो, ना तो प्रोक्यूर कर सकते हो। रेगुलेशन 3 क्या बोलती है? ना तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ना तो आप प्रोक्यूर कर सकते हो, राइट। हमने इतनी बात पढ़ी। सर रेगुलेशन 3 बोलती है कि अगर आपके पास उपसी है तो आप कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, राइट, एंड आप कहीं से लेकर भी नहीं आ सकते, मतलब प्रोक्यूर भी नहीं कर सकते। लेकिन इसकी ना एक्सेप्शंस है, और इसकी एक्सेप्शंस मेरे बच्चे दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला तो मान लो इट्स माय लीगल ऑब्लिगेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी दैट आई हैव टू डिस्क्लोज उपसी। मेरी कंपनी का ऑडिटर है, मेरे को उपसी बतानी पड़ेगी, आप समझो, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ माय ड्यूटीज। तो अगर एग्जांपल ले ले, आप किसी लेजिटिमेट पर्पस के लिए, कोई लीगल पर्पस है, लेजिटिमेट पर्पस के लिए आप क्या कर रहे हो? अपनी उपसी को डिस्क्लोज कर रहे हो। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज के लिए, आपकी ड्यूटी की परफॉर्मेंस के लिए आप उपसी को परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों रीजंस की वजह से, अगर आप मेरे बच्चे इन दोनों रीजंस की वजह से उपसी को क्या कर रहे हो? डिस्क्लोज। उपसी को क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? डिस्क्लोज। तो कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है। या फिर डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, इन तीनों की वजह से अगर आप उपसी को डिस्क्लोज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, लीगल ऑब्लिगेशन है, डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, राइट। लेजिटिमेट पर्पस, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। फटाफट से, लेजिटिमेट पर्पस, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, और उसके बाद क्या है? डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। इन सब की वजह से, मतलब अगर आप देखो लॉ के दायरे में रहकर, और ये मेरा काम है कि मेरे को आपको उपसी बतानी पड़ेगी, तो अगर मैं आपको उपसी बता रहा हूं तो रेगुलेशन 3 ब्रीच नहीं हो रही। लेकिन वो कह रहा तुम उपसी बताओ, अगर लेजिटिमेट पर्पस है, तुम्हारा काम है, इट्स लीगल ऑब्लिगेशन, तुम उपसी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम किस किस को उपसी बता रहे हो ना, उसका एक डेटाबेस मेंटेन कर लो, सो दैट कंपनी को पता हो कि वो इंफॉर्मेशन किस किस के पास है। ऐसा ना हो कि वो इंफॉर्मेशन फैल जाए और तुम्हें ये बात पता ही ना हो। तो अगर आप अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस में भी किसी को उपसी बता रहे हो ना, तो उसका एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस मेंटेन करो। क्या करो? स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस। उस पे पूरी इंफॉर्मेशन लिखो कि उपसी कहां से किसके पास गई, किसके पास गई, कितनी गई, क्यों गई, क्या रीजंस थे। तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस। ये देखो आप यहां पर ये पढ़ोगे भी सही, राइट। ये देखो आप यहां पे पढ़ोगे स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस, क्या लिखा है मेरे बच्चे? द लिस्टेड कंपनी शुड मेंटेन
the names of the fiduciary or intermediary with whom they shared the information along with उनकी details, उनका PAN number, कोई other unique identification number. The intermediary shall at their end be required to maintain details. क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे? स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस में उनकी डिटेल. और सुनना, जो भी आप डिटेल डालोगे वो कम से कम कितने टाइम के लिए मेंटेन रहेगी? 8 ईयर्स के लिए. कितने टाइम के लिए मेंटेन रहेगी? 8 ईयर्स के लिए. और ये जो डेटाबेस है, इट शेल नॉट बी आउटसोर्स्ड. आउटसोर्स नहीं करना है, क्योंकि भाई तुमने आउटसोर्स कर दिया तो तुम्हारी उपसी तो बाहर ही चली गई, तुम्हारी इंफॉर्मेशन तो बाहर ही चली गई. तो ये जो स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस है, ये कंपनी को इंटरनली बनाना है विद एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल. ये कंपनी को बाहर से मेंटेन नहीं कराना है और इस इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना है फॉर नॉट लेस देन 8 ईयर्स. क्या यहां तक सबको याद हुआ? पक्का पक्का एक बार. स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस, जब आप रेगुलेशन 3 में अपनी उपसी को डिस्क्लोज कर रहे हो लेजिटिमेट पर्पस के लिए, आपकी ड्यूटी है ये डिस्क्लोज करना, या लीगल ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज कर रहे हो, तब आप उपसी किसको दे रहे हो? उसका नाम एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस में मेंटेन कर लेना. उसमें उसकी डिटेल भी आएगी. पैन नंबर है तो पैन का नंबर, अदरवाइज कोई और यूनिक नंबर है तो वो. अब ये जो स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस है, ये आपको इंटरनली मेंटेन करना है विद एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल. ये आपको बाहर से मेंटेन नहीं कराना है, मतलब आउटसोर्स ये आपको नहीं कराना है. और इसमें इंफॉर्मेशन कम से कम 8 साल तक के लिए प्रिजर्व रहेगी. आई होप इट्स ओके. डन. चलो, अब मैम आपने एक और बोला था कि एक और एक्सेप्शन भी है. इस एक्सेप्शंस के भी ना रजे 2 पार्ट्स हैं. अब आपने टेक ओवर में कंसेप्ट पढ़ा ओपन ऑफर का. मान लो किसी ने भी ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट को ट्रिगर करा. मान लो किसी एक्वायरर ने हमारी कंपनी में कंट्रोल लिया, मोर देन इक्वल टू 25% ऑफ शेयर लिए, इनडायरेक्ट कंट्रोल लिया एज पर रेगुलेशन 5 ऑफ टेक ओवर. तो उसको क्या मेरे को ओपन ऑफर देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा. अब यार मेरे को ऐसा लगता है, बोर्ड को ऐसा लगता है कि इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. बोर्ड को ऐसा लगता है इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी कि आपको उसको उपसी बतानी पड़ेगी, क्योंकि भाई उसने आपकी कंपनी का मोर देन 25% लिया है. वो 26% को ओपन ऑफर देने वाला है. वो आपकी कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर बनने वाला है. तो कंपनी की ये इंफॉर्मेशन तो उसके पास होनी चाहिए. तो मतलब अगर एक्वायरर ने आपकी कंपनी में इतना एक्वायर करा कि अब वो ओपन ऑफर दे रहा है, तो आपको बोर्ड को लगता है कि उसके पास उपसी होनी चाहिए, तो बोर्ड मेरे बच्चों उसको उपसी दे सकता है. या फिर ओपन ऑफर नहीं है हो रहा, बट कुछ ऐसा हो रहा है कि बोर्ड को लगता है कि सामने वाले बंदे को कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी की उपसी पता होना चाहिए, तो बोर्ड मेरे बच्चे उसको पर्सन को भी क्या बता सकता है? उपसी. पर्सन को भी क्या बता सकता है? उपसी. अच्छा, ये 3 एक्सेप्शन याद हो गई. इसमें एक तो ओपन ऑफर वाली है कि किसी बंदे ने ओपन ऑफर देना है तो उसको पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या चल रहा है. बाहर चाहे नहीं पता, बट वो भी बिगेस्ट शेयर होल्डर बनने वाला है काइंड ऑफ, उसको पता होना चाहिए. तो ओपन ऑफर दे रहा है तो बता दो उपसी, अगर बोर्ड को लगता है इंटरेस्ट में है. दूसरा, ओपन ऑफर नहीं दे रहा, बट बोर्ड को फिर भी लगता है दिस इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी कि उपसी डिस्क्लोज कर दी जाए. उपसी क्या कर दी जाए? डिस्क्लोज कर दी जाए. तो भी मेरे बच्चे बोर्ड बता सकता है. आई होप क्लियर है. बहुत प्यार से ये रेगुलेशंस आपको कराई जा रही हैं एकदम बढ़िया तरीके से, राइट? एकदम बढ़िया तरीके से. हाँ देखो यहाँ पे लिखा ही है, however disclosure of UPSI shall not amount to insider trading. क्या लिखा हुआ है? If the company enters into a transaction which attract takeover regulation and the board of director of the company is of the informed opinion that proposed transaction is in the interest of the company. दूसरा, if the company enters into transaction जिसमें टेक ओवर या ओपन ऑफर तो नहीं आया, लेकिन कंपनी को लगता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पर उपसी को डिस्क्लोज करना जरूरी है, लेकिन इस केस में समझो उपसी को डिस्क्लोज करने से पहले आप उसे पब्लिक को बताओगे एटलीस्ट 2 ट्रेडिंग डेज बिफोर सच ट्रांजेक्शंस बीइंग इफेक्टेड एंड द बोर्ड इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच ट्रांजेक्शन शैल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. इसका मतलब क्या है? अगर कोई ओपन ऑफर दे रहा है, आपने उसको उपसी बताई तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप किसी ट्रांजेक्शन में आ रहे हो, आपको लगता है उपसी बतानी सामने वाले बंदे को जरूरी है, तो बताओ. लेकिन उससे 2 दिन पहले आपको ये बात किसको बतानी पड़ेगी? पब्लिक को. किसको बतानी पड़ेगी? पब्लिक को.
So that is regulation number 3. Regulation number 3, prohibition. Regulation number 4, prohibition on trading. Regulation 4 किसकी बात करती है मेरे बच्चे? Prohibition of trading, कि आप ट्रेड नहीं कर सकते। अच्छा, ट्रेड कर लिया तो क्या होगा? तो मेरे बच्चे फाइन लगेगा, तो इम्प्रिजरमेंट होगी। फाइन कहां तक जा सकता है भाई? 3 गुना, जितना प्रॉफिट तुमने कमाया ना उसके 3 गुना तक आपको फाइन देना पड़ सकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग की बहुत भारी सजा है। तो रेगुलेशन 4 बोलता है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, बट मेरे बच्चे इसकी 6 एक्सेप्शंस है। इसकी क्या है? 6 एक्सेप्शंस। मतलब इन 6 सिनेरियोज में यू कैन ट्रेड। तो अगर मैं बात करती हूं रेगुलेशन 4 की, रेगुलेशन 4 क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है, उसके पास उपसी है, तो वो उपसी के बेस पे ट्रेड नहीं कर सकता। वो उपसी के बेस पे ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? सबसे पहली, आपने ऑफ मार्केट ट्रेड किया बिटवीन इनसाइडर। ऑफ मार्केट ट्रेड बिटवीन इनसाइडर मतलब इनसाइडर्स ने आपस में स्टॉक मार्केट में जाके ट्रेड नहीं किया, ऑफ मार्केट ट्रेड किया इनसाइडर्स ने आपस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। आपने स्टॉक मार्केट पे जाके ट्रेड किया है, लेकिन ब्लॉकिंग विंडो से। ब्लॉकिंग विंडो हमारी एक दिन में, एक ट्रेडिंग सेशन में 2 बार ओपन होती है 15-15 मिनट के लिए, राइट? कितने मिनट के लिए मेरे बच्चे? 15-15 मिनट के लिए। तो अगर आपने ट्रांजैक्शन उस विंडो के थ्रू की है, ट्रांजैक्शन आपने उस विंडो के थ्रू की है, तो भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला क्या है मेरे बच्चे? ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन है, ब्लॉकिंग विंडो से की है। तीसरा, ट्रेडिंग प्लान, एज पर ट्रेडिंग प्लान की है। देयर इज अ रेगुलेशन 5, रेगुलेशन है मेरे बच्चे एक रेगुलेशन 5। उस रेगुलेशन 5 में क्या बोला है कि हे इनसाइडर, तेरे पास उपसी है, तेरे पास क्या है? उपसी। तू ट्रेड कर, कोई दिक्कत नहीं है, तू ट्रेड कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले एक ट्रेडिंग प्लान अप्रूव करवा ले। अगर तू ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करता है तो तू कभी रेगुलेशन 3-4 में आएगा नहीं, तू कभी रेगुलेशन 4 में आएगा नहीं। तो सबसे पहली बात, रेगुलेशन 4 में क्या कह रहा है? आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर ऑफ मार्केट ट्रेड कर रहे हो बिटवीन इनसाइडर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्लॉक डील विंडो से कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एज पर ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो, एज पर ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? 3 एक्सेप्शंस क्लियर है। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ रही है, बिकॉज आपके ऊपर ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन थी, मतलब लॉ ने आप पे ऑब्लिगेशन लगाई थी कि आपको शेयर्स जो है वो सेल करने पड़ेंगे या परचेज करने पड़ेंगे। ट्रांजैक्शन हो रही है इन एक्सरसाइज ऑफ स्टॉक ऑप्शंस, मतलब आप कंपनी के एम्प्लॉयज थे, आपको ईसॉप मिले थे, अब ईसॉप एक्सरसाइज करने का टाइम आया, बट आपके पास उपसी है, तो लॉ मेकर कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें ईसॉप एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद ट्रेडिंग प्लान, उसके बाद इफ यू आर अ नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर, मतलब आप इंस्टीट्यूशनल इंसाइडर हो, ठीक है, और जो लोग डिसीजन लेते हैं और जिनके पास उपसी है वो दोनों अलग है। मतलब लेट अस टेक एन एग्जांपल, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में 6 डायरेक्टर हैं, ऑलमोस्ट डिसीजन 4 डायरेक्टर लेते हैं और जो डायरेक्टर बच गए उनके पास उपसी है। आप समझो, जिन 4 डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया उनके पास उपसी नहीं है, तो लॉ मेकर कह रहे कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? क्योंकि आपने डिसीजन उपसी के इन्फ्लुएंस में तो नहीं लिया ना, आपके पास उपसी नहीं थी। तो जिनके पास उपसी है और जो लोग डिसीजन ले रहे हैं वो दोनों लोग क्या है? अलग। तो इस केस में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे? 6 एक्सेप्शन हो गए। कितनी एक्सेप्शन? 6। आप ऑफ मार्केट ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन इनसाइडर, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक डील विंडो से स्टॉक मार्केट में डील हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग प्लान से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ईसोप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। और छठा क्या है? आप हो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्या हो मेरे बच्चे? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और पर्सन जिनके पास उपसी है और पर्सन जो आपके डिसीजन लेते हैं वो दोनों क्या है मेरे बच्चे? अलग। तो ये क्या है मेरे बच्चे? 6 एक्सेप्शंस। अगर आप इसमें ट्रांजैक्शन भी करते हो, डील भी करते हो, तो भी आप रेगुलेशन 4 में कवर नहीं हो।
सीधी सी बात। रेगुलेशन 5 बोलता है मेरे बच्चे ट्रेडिंग प्लान। क्या बोलता है? ट्रेडिंग प्लान। एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी का एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि भाई देख, अगर मैंने कंपनी के शेयर्स में फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग की ना तो कंपनी मेरे को इनसाइडर मान लेगी। कंपनी मेरे को क्या मान लेगी? इनसाइडर। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल। तो मैं ऐसा करता हूं, ट्रेड नहीं करता। कंपनी बोल रही है नहीं नहीं भाई ऐसा मत कर, सुन तेरे पास उपसी है नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को ट्रेड करना है ना, तो तू पहले एक ट्रेडिंग प्लान बना और उसे कंप्लायंस ऑफिसर से अप्रूव करवा ले। तो पहले एक ट्रेडिंग प्लान बना और उसे कंप्लायंस ऑफिसर से क्या कर ले? अप्रूव। ट्रेडिंग प्लान में तू लिख तेरे को कितनी सिक्योरिटीज चाहिए, कितने इंटरवल्स पे तू खरीदेगा, कितने तक की सिक्योरिटीज खरीदेगा, कितनी सिक्योरिटीज खरीदेगा, मंथली खरीदेगा, वीकली खरीदेगा, क्वार्टरली खरीदेगा, एक प्लान बना। अगर वो प्लान कंप्लायंस ऑफिसर अप्रूव कर देता है तो खरीद सिक्योरिटीज, हमें क्या दिक्कत है? आप समझो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं एज पर ट्रेडिंग प्लान तो तुम पे रेगुलेशन 4 नहीं लगेगा। तो मतलब अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना है और मुझे डर है कहीं मैं रेगुलेशन 4 में ना फंस जाऊं, तो क्या मैं ट्रेडिंग प्लान बना करके कंप्लायंस ऑफिसर से अप्रूव करवा सकती हूं? बिल्कुल। मैं एक ट्रेडिंग प्लान बनाऊंगी और ट्रेडिंग प्लान बनाने के बाद कंप्लायंस ऑफिसर से अप्रूव करवा लूंगी। वो कह रहा है ट्रेडिंग प्लान देख, सबसे पहले कम से कम 1 साल का होना चाहिए। ये नहीं बोल सकता 2 बार शेयर परचेज करने, नहीं, कम से कम 1 साल का ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। सेबी से तू अप्रूव करवाएगा, उस ट्रेडिंग प्लान में लिखा होना चाहिए तू कितना पैसा लगाने की सोच रहा है, कितने इंटरवल्स पे लेने की सोच रहा है। 2 ट्रेडिंग प्लान नहीं हो सकते, मतलब नो ओवरलैपिंग ऑफ ट्रेडिंग प्लान। अगर तूने ट्रेडिंग प्लान बना लिया, तेरा उस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना मैंडेटरी है और 2 ट्रेडिंग प्लान एक टाइम पे नहीं हो सकते। देखो क्या लिखा हुआ है, insider would be required to submit a trading plan in advance to the compliance officer. Compliance officer is also empowered to take additional undertakings. अगर compliance officer को लगता है कि इस ट्रेडिंग प्लान में कोई कमी पेशी है, क्या वो बोल सकता है उस बंदे को कि भाई इस ट्रेडिंग प्लान को ठीक करके ला? बिल्कुल। सच ट्रेडिंग प्लान ऑन अप्रूवल विल बी डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे कंपनी की सिक्योरिटीज क्या है? लिस्टेड। भाई स्टॉक एक्सचेंज को तुमने डिस्क्लोज ही कर दिया ट्रेडिंग प्लान, एंड ट्रेडिंग प्लान कम से कम 12 महीने का होगा। ट्रेडिंग प्लान की ओवरलैपिंग नहीं होगी। ट्रेडिंग प्लान में आप लिखोगे क्या? कैसा ट्रेड करोगे, कितने कितने इंटरवल्स पे ट्रेड करोगे, ट्रेड की डेट्स क्या होगी। ट्रेडिंग प्लान बनाने का भी कोई फायदा नहीं होता। क्यों? ट्रेडिंग कैन ओनली कमेंस आफ्टर 6 months फ्रॉम पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द प्लान। मतलब आपने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया उसका आपको पब्लिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। भाई जब पब्लिक डिस्क्लोजर दे ही दिया है तो फायदा क्या इतना सब करने का? तो ट्रेडिंग जब आपने पब्लिक डिस्क्लोजर दे दिया उसके 6 महीने बाद ही आपका ट्रेडिंग प्लान इफेक्ट में आएगा। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ट्रेडिंग प्लान, समझो आपने ट्रेडिंग प्लान बना दिया, वो इरेवोकेबल है, ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना कंपलसरी है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जो ट्रेडिंग प्लान के क्या हो? बाहर हो। ट्रेडिंग प्लान के क्या हो? बाहर। Implementation shall be deferred if such insider is having UPSI and such trading plans shall be suspended till such date UPSI becomes available to public. अगर अब में लगता है आपके पास UPSI है तो आपका ट्रेडिंग प्लान सस्पेंड हो जाएगा और जब तक वो इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास नहीं आएगी तब तक आपका ट्रेडिंग प्लान जो है वो नहीं होगा अप्रूव। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रेडिंग प्लान। तो ट्रेडिंग प्लान आपको बनवाना है, रेगुलेशन 5 के अकॉर्डिंग बनाएगा, कंप्लायंस ऑफिसर अप्रूव करेगा, कम से कम 12 महीने का होगा। ट्रेडिंग प्लान आप बनाओगे तो वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा, वो पब्लिक को डिस्क्लोज होगा और जब आपका ट्रेडिंग प्लान पब्लिक को डिस्क्लोज हुआ उसके 6 महीने के बाद ही आपकी ट्रेडिंग पीरियड कमेंस हो सकता है। ट्रेडिंग प्लान रिवोकेबल नहीं है, आपको कंपल्सरी फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेडिंग प्लान कम से कम 12 महीने का हो गई तो बता दिया, उसमें आप सब लिखोगे कितने इंटरवल्स पे सिक्योरिटी खरीदोगे, कितने कितने की खरीदोगे, कैसे कैसे ट्रेड करोगे, मतलब पूरा अमाउंट आपको बताना है। अगर हमें ऐसा लगता है आपके पास उपसी है तो हम आपका ट्रेडिंग प्लान सस्पेंड कर देंगे और आपका ट्रेडिंग प्लान तभी पिक्चर में आएगा जब हमें लगता है कि वो इंफॉर्मेशन पब्लिक को अवेलेबल हो गई। So that is regulation number 3, 4 and 5. 3 prohibition, 4 ट्रेडिंग नहीं कर सकते and 5 ट्रेडिंग प्लान। अब एक रेगुलेशन आती है that is also most important, रेगुलेशन 7। रेगुलेशन 7 बात करता है मेरे बच्चे डिस्क्लोजर की। रेगुलेशन 7 किसकी बात करता है? डिस्क्लोजर की। रेगुलेशन 7 में बेसिकली 2 तरीके के डिस्क्लोजर्स होते हैं मेरे बच्चे। एक होता है इनिशियल डिस्क्लोजर और एक होता है कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर।
एक होता है इनिशियल डिस्क्लोजर और एक होता है कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर। आपके पेपर में सवाल आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनिशियल डिस्क्लोजर और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर। तो इनिशियल डिस्क्लोजर समझो, इनिशियल डिस्क्लोजर वो कह रहा है किस किस को देना होता है। इनिशियल डिस्क्लोजर देना होता है आपके केएमपी को, देखो आओ, आपके प्रमोटर को, आपके डायरेक्टर को, आपके प्रमोटर को, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप को, डायरेक्टर को, केएमपी को विद इन 7 डेज देना होता है उनकी अपॉइंटमेंट से अबाउट देयर होल्डिंग्स ऑफ सिक्योरिटीज टू द कंपनी, कि वो कंपनी की कितनी सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं। मतलब जब आप एक कंपनी के प्रमोटर बनते हो, मेंबर बनते हो उसके प्रमोटर ग्रुप के, डायरेक्टर बनते हो, केएमपी बनते हो, तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक डिस्क्लोजर देना होता है कंपनी को टू डिस्क्लोज होल्डिंग ऑफ देयर सिक्योरिटीज टू द कंपनी, कि वो कितनी सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं। फिर कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर, जब भी कोई प्रमोटर, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, डेजिग्नेटेड पर्सन या डायरेक्टर जब भी कंपनी की सिक्योरिटीज को ट्रेड करेगा और अगर वो वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो वो 2 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर वो बात किसको बताएगा, कंपनी को। सो दैट इज कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर, दैट इज व्हाट कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर। मतलब हम इनिशियल डिस्क्लोजर 7 दिन के अंदर अंदर देना है, कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर 2 दिन के अंदर देना है। यस, कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर और इनिशियल डिस्क्लोजर। इनिशियल डिस्क्लोजर किसको देना है, प्रमोटर को, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप को, डायरेक्टर को, केएमपी को, अबाउट देयर होल्डिंग्स ऑफ सिक्योरिटी, अबाउट देयर होल्डिंग्स ऑफ सिक्योरिटीज। और ये किसको देना है, प्रमोटर को, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप को और डेजिग्नेटेड पर्सन को, अगर उनकी कंपनी में जो वो ट्रेड कर रहे हैं ट्रेडिंग वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चे, 10 लाख से ज्यादा। ट्रेडिंग वैल्यू कितनी होती है, 10 लाख से ज्यादा। एक बार पढ़ेंगे, एवरी प्रमोटर, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, डेजिग्नेटेड पर्सन और अ डायरेक्टर टू डिस्क्लोज टू द कंपनी द नंबर ऑफ सच सिक्योरिटीज एक्वायर्ड और डिस्पोज्ड विद इन 2 ट्रेडिंग डेज ऑफ such transaction if the value of the security is traded in excess of 10 लाख रुपीज, इन एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपये आपको कंपनी को बताना है और कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 2 डेज। एंड डिस्क्लोजर्स बाय कनेक्टेड पर्सन, एनी अदर कनेक्टेड पर्सन टू मेक डिस्क्लोजर्स ऑफ द होल्डिंग एंड ट्रेडिंग इन लिस्टेड सिक्योरिटीज एज प्रिस्क्राइब्ड। द होल्डिंग, सुनना ध्यान से, डिस्क्लोजर्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार दोबारा करते हैं। इनिशियल डिस्क्लोजर में हमें क्या बोला गया है, कंपनी के प्रमोटर को, मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप को, डायरेक्टर को, केएमपी को 7 दिन के अंदर अंदर डिस्क्लोज करना है कंपनी को अबाउट देयर होल्डिंग्स। कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर, प्रमोटर, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, डेजिग्नेटेड पर्सन, डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना है कंपनी को 2 दिन के अंदर अंदर अगर उनकी वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग 10 लाख से ज्यादा है और कंपनी ये बात स्टॉक एक्सचेंज को बता देगी 2 दिन के अंदर अंदर, 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर अंदर। आई होप दिस इज ओके। एक बार हम आगे चलते हैं, राइट एंड उसके बाद मेरे बच्चे अब बहुत इजी जो है रेगुलेशंस आ जाती हैं, दैट इज अबाउट कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर्स, प्रिंसिपल ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, राइट। प्रिंसिपल फॉर फेयर डिस्क्लोजर आता है, एक आता है कोड फॉर फेयर डिस्क्लोजर, राइट, कोड ऑफ कंडक्ट। ये दोनों चीजें अलग हैं, तो आइए अब हम इन दोनों चीजों को मेरे बच्चे पढ़ते हैं, राइट। फटाफट फटाफट फटाफट, प्रिंसिपल फॉर फेयर डिस्क्लोजर। हाँ जी, तो प्रिंसिपल फॉर फेयर डिस्क्लोजर की जब मैं मेरे बच्चे बात करती हूँ तो देखो, एक है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, एक है कोड ऑफ कंडक्ट और द वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर डिस्क्लोजर। अच्छा, ये ना बहुत जेनेरिक है, मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे दिमाग में इससे रिलेटेड क्या चीजें है ना, तुम वो भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर डिस्क्लोजर में वो ये क्या बोल रहा है कि भाई देख, यूपीएससी जब आप उपसी जब आप डिस्क्लोज करोगे, मेक श्योर उसे जल्दी से जल्दी कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे लेट करोगे तो कुछ कंपनी में कुछ लोगों के पास तो ऑलरेडी उपसी होगी, 10 लोगों के पास है, दैट्स ओके। कंपनी में 100 लोगों के पास उपसी है, या आपको लगता है ये उपसी बहुत तेजी से फैल रही है, बट जब तक आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया तब तक वो पब्लिक के पास तो है नहीं। तो जिन लोगों के पास है दे विल टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ इट, राइट। तो सबसे पहले
आप उपसी का क्या कर दो, प्रॉम्प्ट पब्लिक डिस्क्लोजर। वो कह रहा है दैट वुड इम्पैक्ट प्राइव डिस्कवरी नो सूनर देन क्रेडिबल एंड कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन कम्स इनटू बीइंग इन ऑर्डर टू मेक सच इंफॉर्मेशन जर्नली अवेलेबल। एकदम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लेकर आओ सो दैट जिन जिन लोगों को भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन, यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल डिसेमिनेशन। इसका मतलब क्या है, आप सबको जब उपसी बता रहे हो तो एक ही तरीके से बताओ और एक ही जैसी बताओ सो दैट लोग उसका एक ही मतलब निकालें। ऐसा नहीं हो मुझे उपसी का कुछ और पता है आपको कुछ और पता है। इट शुड बी यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल लाइक फॉर ऑल। आप एक ऑफिसर को चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर बता दो, क्या बोले, क्या बना दो, CIRO, चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर, जो बेसिकली ये बताएगा कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्क्लोज करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन फैल रही है, मतलब लोग इसको आगे पास ऑन कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी डिस्क्लोज कर दो। ऊपर क्या था, इंफॉर्मेशन है, क्रेडिबल तरीके से जल्दी डिस्क्लोज करो। यहां पे वो क्या बोल रहा है कि आपको लगता है वो ऑलरेडी फैलना शुरू हो गई है। देखो, prompt dissemination of unpublished price sensitive information that gets disclosed selectively, मतलब वो selectively available होती जा रही है। appropriate and fair responses to queries, भाई अगर आप queries को सही से रिस्पॉन्ड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, कोई उस उपसी का गलत यूज करेगा ही नहीं। अगर मान लो मेरे पास एक न्यूज आती है कि रिलायंस लॉस में है, भाई मैं एकदम डर गई, मैं अपने शेयर बेचने जा रही हूं, बट अगर मैंने क्वेरी की, आई एम सॉरी, एंड अगर सामने से आपने मेरी उस क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया तो क्या उसी का गलत यूज होगा? नो, राइट। इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन शेयर्स विद एनालिस्ट एंड रिसर्च पर्सन इज नॉट उपसी। जो इंफॉर्मेशन आप रिसर्च पर्सन या एनालिस्ट के साथ भी शेयर करोगे वो उपसी नहीं होनी चाहिए। जिसके साथ आपने शेयर की है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो और हैंडल करो उसको नीड टू नो बेसिस पर। मतलब जब जानने की जरूरत है उसको तभी डिस्क्लोज करो, जिसको जानने की जरूरत है तभी करो। तो ये क्या था मेरे बच्चे, कोड ऑफ फेयर, प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर डिस्क्लोजर्स। ये क्या थे रजे, प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर डिस्क्लोजर। एक बार आगे चलते हैं, सुनना। व्हेन आई टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कितने प्रिंसिपल्स है फेयर डिस्क्लोजर के, ये देखते हैं। सबसे पहला तो रजे प्रॉम्प्ट डिस्क्लोज, ठीक है जी, ओके, डिस्क्लोजर। उसके बाद यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्मली डिस्क्लोजर, ठीक है जी। उसके बाद इसे नीड टू नो बेसिस पे रखो, ठीक है जी। उसके बाद जो क्वेरीज आ रही हैं उसे सॉल्व करो, ठीक है जी। उसके बाद चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर अपॉइंट करो, ठीक है जी। आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन सिलेक्टिवली जा रही है तो उसको फटाफट से डिस्क्लोज कर दो। आप उपसी जो है वो रिसर्च एनालिस्ट और उसके बाद जो रिसर्च हो गया और एनालिस्ट, रिसर्चर्स हो गया और एनालिस्ट हो गया, उनको उपसे शेयर मत करो। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, ठीक है। अगला आता है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर। कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर के बाद आता है जी कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद क्या आता है, कोड ऑफ कंडक्ट, रेगुलेशन 9 सब रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 9 सब रेगुलेशन 2। तो बेसिकली ना 3 चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं? 3। सुनना, बड़ी इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल ना मेरे बच्चे इसमें है नहीं, बिकॉज अब एकदम बेसिक रह गया। जो आपका दिमाग लगाने वाला काम था वो आप लगा चुके हो, और मुझे नहीं लगता आपका बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ। अगर आप इस लेक्चर को 2 बार भी देख लोगे ना, एक बार आपने देखा और पढ़ लिया और एक बार आपने दोबारा देख लिया, तो थिंग्स विल गेट लाइक सॉर्टेड, मक्खन की तरह हो जाएंगी। देखो, प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब एक आता है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, ठीक है जी। ये एप्लीकेबल होता है ऑल लिस्टेड कंपनीज पे। किस पे एप्लीकेबल होता है? ऑल लिस्टेड कंपनीज पे, ठीक है जी, ओके। एक आता है कोड ऑफ कंडक्ट। एक क्या आता है मेरे बच्चे? कोड ऑफ कंडक्ट, रेगुलेशन नंबर 9। कोड ऑफ कंडक्ट के 2 सिनेरियोज हैं, रेगुलेशन 9 सब रेगुलेशन 1 एंड रेगुलेशन 9 सब रेगुलेशन 2। रेगुलेशन 9 सब रेगुलेशन 1 एप्लीकेबल होता है ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरीज।
एंड सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। ये एप्लीकेबल होती है ना तो लिस्टेड कंपनीज पे, ना सेबी इंटरमीडियरीज पे। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास एप्लीकेबल होती है जिनके पास उपसी है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, सीए फर्म है, सीएस फर्म है, इन लोगों के पास क्या रहता है? उपसी रहती है ना, बट दे आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दे आर नॉट कंपनीज, राइट? तो इन पर भी तो कुछ एप्लीकेबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। आओ एक बार फटाफट से हम कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर क्या कह रहा है? वो कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी to formulate and publish a code of practices and procedures for the fair disclosure of UPSI। कि UPSI कैसे डिस्क्लोज होगी, किस तरीके से डिस्क्लोज होगी, कैसे वो कंपनी की वेबसाइट पे जाएगी, सो दैट एक टाइम पे वो इंफॉर्मेशन सब तक सही तरीके से पहुंच सके। देखो, दिस प्रोविजन इंटेंड्स टू रिक्वायर एवरी कंपनी whose securities are listed on a stock exchange to formulate a framework and policy for fair disclosure। कि आप डिस्क्लोजर करोगे कैसे, आप डिस्क्लोजर दोगे कैसे। इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर फेयर डिस्क्लोजर दैट कुड इम्पैक्ट प्राइवेट डिस्कवरी इन द मार्केट फॉर इट्स सिक्योरिटीज। इक्वलिटी ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पब्लिकेशन ऑफ पॉलिसीज, डिविडेंड पे, इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे, कॉल मीटिंग्स पे, आप एनालिस्ट के साथ मीटिंग करो, पब्लिकेशन करो, जो जिनके साथ शेयर करो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करो। ऑल दिस इज व्हाट? कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, कि आप उसे किस तरीके से डिस्क्लोज करोगे। एंड जब हम आगे जाते हैं, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट का क्या बोल रहे हैं? कि बोर्ड ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी इंटरमीडियरी, 9 सब रेगुलेशन 1 इंश्योर दैट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर शेल फॉर्मुलेट कोड ऑफ कंडक्ट with their approval to regulate, monitor and report trading by its designated person and immediate relative of designated person। आइए, अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या बोलते हैं? कि ये कंपनी तो लिस्टेड है या ये सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, तो ये देखियो कि जो तेरा सीईओ है और जो एमडी है उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, और उनकी अप्रूवल से आप ट्रेडिंग को क्या कर सकते हो? रेगुलेट, मॉनिटर एंड रिपोर्ट कर सकते हो ट्रेडिंग। अगर कौन कर रहा है? उनका डेजिग्नेटेड पर्सन या उनका इमीडिएट रिलेटिव। देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स इंटेंट whose securities are listed and every intermediary जो सेबी से रजिस्टर्ड है to formulate code of conduct governing trading by a designated person। तो बेसिकली इसमें क्या बोला है? हर कंपनी का सीईओ और हम कंपनी का एमडी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा जिसमें लिखा होगा कि ट्रेडिंग जो डेजिग्नेट पर्सन है वो ट्रेड कैसे करेगा। जिसमें क्या लिखा होगा? ट्रेडिंग बाय अ डेजिग्नेटेड पर्सन। क्या लिखा होगा मेरे बच्चे? ट्रेडिंग बाय अ डेजिग्नेटेड पर्सन। इसके क्या रूल्स हैं कि अगर कंपनी का डेजिग्नेटेड पर्सन है तो वो ट्रेड कैसे करेगा, इस बात पे क्या बनाना है? कोड ऑफ कंडक्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स इंटेंट दैट एवरी कंपनी whose securities are listed on the stock exchange and every intermediary who is registered with SEBI is mandatorily required to formulate a code of conduct governing trading by a designated person, their immediate relatives। क्या यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। ये बस इतना देख रहा है कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट हो कि डेजिग्नेटेड पर्सन कैसे ट्रेड करेगा, उसके इमीडिएट रिलेटिव जो है कैसे ट्रेड करेंगे। सब रेगुलेशन 2 क्या बोलती है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी अदर पर्सन मतलब जिनके पास उपसी है, हु इज रिक्वायर्ड टू हैंडल उपसी इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन शेल फॉर्मुलेट अ कोड ऑफ कंडक्ट। वो भी क्या फॉर्मुलेट करेंगे? कोड ऑफ कंडक्ट, कि उनके पास जो उपसी है वो किसी को बताएंगे नहीं। राइट, दिस इज द केस। बहुत सिंपल है। और मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट क्या बोल रहा है कि भाई देख, कंप्लायंस ऑफिसर शेल रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इंफॉर्मेशन नीड टू नो के बेसिस पे रखी जाएगी। द कोड ऑफ कंडक्ट शेल कंटेन द नॉर्म्स फॉर एप्रोप्रिएट चाइनीज वॉल्स प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस फॉर परमिटेड चाइनीज वॉल्स। मतलब वॉल्स होंगी, वॉल्स का मतलब कि भाई बात बाहर नहीं जाएगी। डेजिग्नेटेड पर्सन और उसके इमीडिएट रिलेटिव्स कैसे ट्रेड करेंगे ये पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस पीरियड होने चाहिए। सो दिस इज द केस। बस आपको इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका इनसाइडर ट्रेडिंग डन है। अच्छा, पेनल्टी प्रोविजंस ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 15G ऑफ सेबी एक्ट क्या बोलता है कि अगर किसी बंदे ने ट्रेड किया
उपसी के बेसिस पर क्या किया ट्रेड, तो उस पे पेनल्टी विच शेल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू 25 करोड़ और 3 times ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स मेड विच एवर इज हायर। अच्छा, सेक्शन कौन सा लगता है? 15G ऑफ सेबी एक्ट। सेक्शन कौन सा है मेरे बच्चे? 15G ऑफ सेबी एक्ट। दोबारा, सेक्शन कौन सा है? 15G ऑफ सेबी एक्ट, जो कि पेनल्टी लगाता है इनसाइडर ट्रेडिंग पे। कितनी पेनल्टी है? या तो 10 लाख रुपए बट विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ और 3 times ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स मेड इन ट्रेडिंग विच एवर इज हायर। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अगर आपने यहां तक पढ़ा है तो रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आप बहुत इजी तरीके से लिख कर आ सकते हैं। अब एक चीज आती है दैट इज उपसी। आपने इतना पढ़ लिया बट भाई ये उपसी है क्या? ये इस उपसी का मतलब क्या है? आइए एक बार वो देखते हैं। क्रीपिंग एक्विजिशन आ गया, आइए। वो कह रहा उपसी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बाहर आने से, देखो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मींस एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कंपनी और सिक्योरिटीज जो कि यूजुअली जर्नली अवेलेबल नहीं है और अगर हो जाएंगी तो प्राइस इंपैक्ट करेंगी। ये लिखने के बाद आपको ये चीज जरूर लिख कर आनी है पेपर में अगर उपसी आ गया तो। क्या क्या आएगा उपसी में? कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स, डिविडेंड, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर अमलगमेशन एंड चेंज इन KMP, FD CMC। ये किस में आएगा? उपसी में। पहले तो लिख कर आओगे कि उपसी का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो जनरली पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल हो गई तो प्राइस का में इंपैक्ट डलेगा। एंड जिसमें ये आ सकता है जैसे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। भाई अगर आज अच्छे रिजल्ट्स आए और ये बात नहीं पता बाहर, लेकिन मुझे पता है जब ये बाहर बात आएगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो क्या मैं इसका एडवांटेज ले सकती हूँ? यस। तो क्या ये उपसी है? यस। क्या? फाइनेंशियल रिजल्ट्स, डिविडेंड, चेंज इन KMP, उसके बाद चेंज इन इक्विटी स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर अमलगमेशन, डिमर्जर्स ऑब्वियसली, राइट। तो ये मेरे बच्चे आपका चैप्टर था इनसाइडर ट्रेडिंग का। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। कोड ऑफ डिस्क्लोजर, कोड ऑफ कंडक्ट थे ना, बस इनकी एक बार प्लेन रीडिंग कर लेना, बिकॉज इसके बाद तो इतना ज़्यादा आपके एग्जाम्स में आएगा नहीं और इतना ही पूछा गया है और इतना ही आगे पूछा जाएगा। कि यहाँ तक सब मेरे साथ है मेरे बच्चे। आई होप आपको इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत बेटर तरीके से रजे समझ आया हो। एक बार आज की क्लास दिमाग में क्लियर से क्लियर, आई होप दिमाग में क्लियर हो मेरे बच्चे। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। बाय।